हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू डूइंग? गुड। कैसी प्रिपरेशन चल रही है? अब बस एक दिन रह गया है, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए, अपने आप को रेडी कर लीजिए एग्जाम के लिए। और अब हम आपका लास्ट चैप्टर जो इंडियन इको का चैप्टर, उसका क्विक रिव्यू लेकर के आए हैं। दैट इज आवर चैप्टर नंबर 8, इंडियन इकोनॉमी, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। हमने अभी तक प्रीवियसली अपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में डिस्कस किया था अबाउट इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन, कि हमारी कैसी कंडीशन थी, हम स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्यों रहे, क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस की थी और किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमने डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट नई स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की, जिसकी हेल्प से हम आज ग्रो कर पाए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम जो कंपैरिजन करने वाले हैं एक्सपीरियंसेस का, इंडिया का कंपैरिजन हम उसके टू नेबर्स के साथ करेंगे, दैट इज चाइना एंड पाकिस्तान। किस तरीके से तीनों इकोनॉमीज ने वर्क किया जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, ऑलमोस्ट सेम ईयर्स में आसपास ही इंडिपेंडेंट हुए थे, हमारा रिपब्लिक फॉर्म हुआ, उसके बाद अब तक किस तरीके से डिफरेंट इकोनॉमीज ने वर्क किया, कैसे वो ग्रोथ पाथ पर चले, किसने ज्यादा ग्रोथ अटेन की, कौन कितना ज्यादा डेवलप हुआ, ये हम कुछ स्टैटिस्टिकल फिगर्स की हेल्प से यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का ग्रोथ पैटर्न तीनों इकोनॉमीज का रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तीनों इकोनॉमीज की, तीनों कंट्रीज की, तो यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ सिमिलैरिटी फाइंड करते हैं कि तीनों इकोनॉमीज में कुछ सिमिलैरिटीज थी जो हमने इनिशियली ऑब्जर्व की थी। क्या सिमिलैरिटीज हैं? ऑल द कंट्रीज हैव सिमिलैरिटीज इन देयर डेवलपमेंट, लाइक ऑल ऑफ देम स्टार्टेड डेवलपमेंट पाथ एट द सेम टाइम। तीनों का जो टाइम था वो सेम टाइम था। क्यों? क्योंकि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था दैट वाज 15 अगस्त 1947, पाकिस्तान हुआ था 14 अगस्त 1947। और अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने 1949 में अपना रिपब्लिक फॉर्म किया था। तो इसीलिए इन तीनों ने अपना जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही स्टार्ट किया था, और तीनों ने ही अपनी जो डेवलपमेंट पाथ स्टार्ट किया था वो 5 ईयर प्लानिंग से किया था। वो 5 ईयर प्लानिंग इंडिया ने अनाउंस की थी अपनी फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में, पाकिस्तान ने 56 में और चाइना ने 53 में। तो मतलब 1-2 साल से इतना डिफरेंस नहीं रहता है कि एक ही डिकेड में अगर आप देख रहे हैं तो तीनों इकोनॉमीज ने 5 ईयर प्लानिंग से अपनी ग्रोथ पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, डेवलपमेंट एक्टिविटीज प्लान आउट कर दी थी। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या स्ट्रैटेजीज थी, इंडिया और पाकिस्तान की दोनों की मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम था, दोनों का ही सेम था, वेयर वी हैव मिक्स्ड रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। और अगर हम चाइना की बात करते हैं तो उनका सोशलिस्ट पैटर्न था, वहां पर सोशलिज्म को फॉलो किया गया था, सोशलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्म हुई थी। ये दोनों मिक्स पे चले थे एंड चाइना वाज वर्किंग ऑन सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, और 1980s तक तीनों कंट्रीज की जो ग्रोथ रेट था, जो तीनों की पर कैपिटा इनकम थी, वो ऑलमोस्ट सेम थी। टिल 1980s तीनों का ग्रोथ पैटर्न सेम था। तो अब आप देख रहे हैं कि आज जो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेट है, जो भी डिफरेंस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो 80s के बाद ही आया है। वो कैसे आया है अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की, कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज फॉर्म्ड इन 1949। और इसकी अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं, ये ईस्टर्न एशिया में लोकेटेड है, 3rd लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है और जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है, चाइना जो है वो लार्जेस्ट इकोनॉमी है। यहाँ पर कुछ कैंपेन्स, इंपॉर्टेंट कैंपेन्स की हम बात कर रहे हैं जो चाइना ने फॉलो किए थे, जो स्टार्ट किए थे अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेट लीप फॉरवर्ड की, GLF कैंपेन। ये किस लिए किया गया था? तो टू ट्रांसफॉर्म एग्रेरियन इकोनॉमी इनटू एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, मॉडर्न इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अपनी एग्रेरियन, जहां पर एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे थे, तो उसको उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया था, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के बाद एक मॉडर्न इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म किया था। अब जो उनका सेक्टरल कंट्रीब्यूशन था वो चेंज हो रहा था, जो ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में थे अब वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी वर्क करना स्टार्ट कर रहे थे। और अब ये वर्क कराने के लिए लोगों को पढ़ाना भी बहुत जरूरी है। तो द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, अंडर दिस रेवोल्यूशन जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स थे उन्हें एजुकेट किया गया,
उनको वर्क पे भेजा जाता था कंट्री साइड में कि वो वहां जाएंगे और उस चीज को सीखेंगे, नया काम सीखेंगे। अगर आपको अपनी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो लोगों को एजुकेट भी करना पड़ेगा, उसके लिए भी एक कैंपेन बनाया था। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना, चाइना में क्या रिफॉर्म आए थे? रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स, सभी सेक्टर्स में रिफॉर्म्स आए थे। मतलब जिस पैटर्न पे हम वर्क कर रहे थे हमने उसमें अपनी नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की हैं। हम यहाँ चाइना की बात कर रहे हैं। इनिशियली तो इन्होंने यहाँ पे वर्क किया एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में, और लेटर रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो, कि हम अगर अपनी प्रॉपर ओवरऑल ग्रोथ चाहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमें सेक्टरल कंट्रीब्यूशन को देख के चलना है। और हमारी यही प्लानिंग है कि हम अपने डिफरेंट सेक्टर्स पर वर्क करें कि किस तरीके से हम सभी सेक्टर्स को लेके चलेंगे तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। ठीक है, यहाँ पर एक बात की गई है डुअल प्राइसिंग इन द रिफॉर्म्स प्रोसेस। ये डुअल प्राइसिंग क्या था? यहाँ पर डुअल प्राइसिंग की जब हम बात करते हैं तो जो प्राइसेस फिक्स किए गए थे ना, वो दो तरीके से फिक्स किए गए थे कि स्पेशली जो फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी, ध्यान रखना है, फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो थी उन्हें जो भी गुड्स परचेज सेल करने होते थे वो गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस पे होते थे। फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो थी उनकी बाइंग एंड सेलिंग के जो प्राइसेस डिसाइड होते थे वो गवर्नमेंट फिक्स करती थी। और जो सेकेंड प्राइस था उसमें क्या था? जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शंस हैं फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के अलावा इकोनॉमी में जो भी ट्रांजेक्शंस होती थी वो इनपुट्स आउटपुट्स की जो बाइंग एंड सेलिंग होती थी वो मार्केट प्राइस पे होती थी। ठीक है, दिस वाज द रिफॉर्म प्रोसेस ऑफ डुअल प्राइसिंग, कि किस तरीके से हम दो तरीके से प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं कि फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट के प्राइसेस गवर्नमेंट फिक्स करती थी और बाकी ट्रांजैक्शंस के मार्केट फोर्सेस। हम हर चीज मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देते हैं तो कुछ चीजें अनकंट्रोलेबल भी हो जाती हैं। तो क्योंकि यहाँ पर सोशलिस्ट पैटर्न फॉलो किया जाता था तो यहाँ पर मेन जो रोल था वो गवर्नमेंट का था, पब्लिक सेक्टर का था। ओके, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं। देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की अगर हम बात करते हैं तो पूरी अपनी इकोनॉमी को, पूरे कंट्री को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया जाता है एज पर देयर एफिशिएंसी और किस तरीके से हमारा वो जोन हमारे लिए आउटपुट ला सकता है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो हमारी स्टेट, जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी सिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो सभी सेम लेवल पे वर्क नहीं करते हैं। किसी का किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आउटपुट अच्छा है, किसी का किसी में अच्छा है, किसी इकोनॉमी में लिटरेसी अच्छी है, किसी में कम है। तो हमने अपनी ग्रोथ के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चाइना की, कि चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तानी जो ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने इंडिपेंडेंस कब अटेन की थी? 14 अगस्त 1947 को ये इंडिपेंडेंट हुए थे। हम 15 अगस्त 1947 को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। और अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं तो ये साउथ एशिया में लोकेटेड हैं। इनकी जो इकोनॉमी है ये हमारी तरह मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करते हैं। इन्होंने जो वेरियस पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी लाइक आर्ट्स, इन्होंने भी जो 5 ईयर प्लान थे वो 1953 में स्टार्ट किए थे और 50s और 60s में ही पाकिस्तान ने बहुत सारी पॉलिसीज अपनी फ्रेम की, अपनी ग्रोथ पाथ पर इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया। जिस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन हमने फॉर्म किया था, हमने स्टार्ट किया था अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए हमने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, उसी तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लेड टू राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, कि जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, अच्छी सीड्स यूज करेंगे, अच्छी प्रोडक्शन होगी, अगर एग्रीकल्चरल आउटपुट अच्छा आएगा तो जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होगा। तो लाइक आर्स पाकिस्तान में भी ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिशियल था फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम पब्लिक सेक्टर के रोल की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया था इन अर्ली 19s। जो नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज था वो हैपन हुआ कि जितनी भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज हैं उनका नेशनलाइजेशन, मतलब वो पब्लिक सेक्टर के अंडर आ गया था। कब आया था? 1970s में। अब रिफॉर्म की बात करते हैं तो 1988 में यहाँ पर कंट्री में बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे, बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे। हमने ये डिस्कस किया था कि 80s तक तीनों इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वो सेम पैटर्न पे चल रही थी, बट 80s के बाद जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, अभी हमने चाइना की भी बात की थी, यहाँ पर हम पाकिस्तान की बात करें कि 88 में जो रिफॉर्म्स थे उसके बाद ये ग्रोथ पाथ पर चले थे। ठीक है,
चाहे वो ग्रोथ कंसिस्टेंट रही या नहीं रही, वो कुछ रीजंस हैं जो आगे अपकमिंग ईयर्स में कंट्रीज ने फेस किए हैं, बट स्टिल हम बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस से लेके अब तक किस तरीके से इन तीनों कंट्रीज ने, तीनों इकोनॉमीज ने वर्क किया है। यहाँ पर हम असेस कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी प्लानिंग, जो इकोनॉमिक सिस्टम हम फॉलो करते हैं, किस तरीके से हम आउटपुट को, इनपुट को मैनेज करते हैं, ये इकोनॉमिक कंडीशंस को डिफाइन करता है कि हमारी अगर डेवलपमेंट हो रही है तो वो कितनी कंसिस्टेंट है या नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? अब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, सेक्स रेशो की बात कर रहे हैं, लिटरेसी रेट की भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि अगर डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स पे वर्क करें, सबसे पहले पॉपुलेशन की बात करें, ये बात है 2019 की, ठीक है। 2019 के टाइम पे क्या था कि चाइना वाज अ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, ठीक है। चाइना नंबर 1 पे थी पॉपुलेशन के टर्म्स में, और सेकंड इंडिया थी, एंड थर्ड वाज पाकिस्तान। बट अगर हम आज अपने करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे आ गई है वो कौन सी है? हमारी इंडिया। जो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट थी वो अब फर्स्ट नंबर पे आ गई है। एंड चाइना ने जब से वन चाइल्ड पॉलिसी फॉलो की थी उसके बाद चाइना ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की और वो हाईली पॉपुलेटेड, फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री से सेकंड बन गए थे, ठीक है। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं कि तीनों इकोनॉमीज में पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ इंक्रीज कितना है, ठीक है। चाइना में कितना था? 0.46, इंडिया में 1.03 और पाकिस्तान में 2.05। तो अगर हम इनके ग्रोथ रेट की बात करें तो सबसे हाई रेट पाकिस्तान में था, अगर हम मिडिल रेट की बात करते हैं तो वो इंडिया में था, और सबसे कम रेट चाइना में था। बिकॉज ऑफ दिस लोएस्ट इंक्रीज इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन, कि कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इस लोएस्ट रेट की वजह से चाइना अपनी जो हाईली पॉपुलेटेड कंट्री से वो सेकेंड लार्जेस्ट बना, ठीक है। अब हम डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो डेंसिटी की बात करें तो चाइना की लोएस्ट है डेंसिटी एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि चाइना के पास जियोग्राफिकल एरिया ज्यादा है तो वहां पर डेंसिटी कम है। अब हमारे पास जितना जियोग्राफिकल टोटल एरिया और जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जितने लोग हमारे देश में रहते हैं, अगर लोग ज्यादा होंगे, जगह कम होगी तो डेंसिटी ज्यादा होगी। एक एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहेंगे तो वो ओवर क्राउडेड हो जाएगा, वहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो चाइना की डेंसिटी सबसे कम है एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। सेक्स रेशो की बात करते हैं तो इंडिया में 2019 के टाइम की बात हो रही है यहाँ पर कि इंडिया में था 924 फीमेल पर 1000 मेल्स। इन कंपैरिजन टू दैट चाइना और पाकिस्तान की बात करते हैं तो चाइना और पाकिस्तान में 1949 और 1943 थे, तो सबसे कम इंडिया में था, ज्यादा चाइना में था, और पाकिस्तान में 1943 था। दिस वाज द रेट ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, जो कम होती थी क्योंकि हमारे यहाँ पर फीमेल्स को हमेशा से डोमिनेट किया जाता था। नेक्स्ट अगर हम ग्रोथ इंडिकेटर की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं कि तीनों इकोनॉमीज ने किस तरीके से अपनी ग्रोथ पैटर्न शो किया है ड्यूरिंग 1980 और 90, क्योंकि 80 तक तो तीनों एक जैसा चल रहे थे। 80 और 90 में चाइना की ग्रोथ थी 10.3%, वो गिर करके 6.8 हो गई थी। पाकिस्तान की ग्रोथ जो 6.3 थी वो गिर करके 5.3 हो गई थी, और इंडिया की जो रेट था वो 5.7 से गिर करके 7.3। ये 80s की बात हो रही है। ये सारे जो रेट्स हैं 10 से 6 होना, 6 से 5 होना और 5 से हमारी जो ये चेंज आया है, ये किस इकोनॉमी में कैसे आया? ये सब हमारे रिफॉर्म्स के बाद आया, कि जो रिफॉर्म्स 1980s में इंट्रोड्यूस किए गए थे डिफरेंट इकोनॉमीज में, उन रिफॉर्म्स के बाद हमारा जीडीपी इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो चाइना का जो ग्रोथ रेट था वो 10.3 से गिर के 6.8 हुआ, पाकिस्तान का 6.3 से 5.3 हुआ ड्यूरिंग 15 to 17 2015-17 में, ठीक है। ये इंस्टेबिलिटी शो करता है, और इंडिया जो था वो बॉटम पे था 5.7 रेट पे, सबसे कम इंडिया का था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्टरल कंट्रीब्यूशन की, कि हमारी इकोनॉमीज में सेक्टरल कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है, जो हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं। तो लास्ट 5 डिकेड में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है
हमारी GVA दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, अगर हम अपनी नेशनल इनकम या GDP की बात करते हैं तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम ये थी कि एग्रेरियन इकोनॉमी इंडिया की भी थी, एग्रेरियन चाइना की भी थी। हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि हमारी इकोनॉमी में मोर देन 70% पीपल वर वर्किंग इन एग्रीकल्चर, बट उनका कंट्रीब्यूशन कम था। तो यहाँ पर अगर तीनों सेक्टर में देखें तो एग्रीकल्चर का GDP में कंट्रीब्यूशन इंडिया में बहुत कम था, पाकिस्तान में भी कम था और चाइना में भी कम था, लोएस्ट था। और वो कम हुआ क्योंकि चाइना ने तो उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, अपनी इकोनॉमी को एग्रेरियन से उन्होंने मॉडर्न बनाने के लिए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं तो चाइना ने डबल डिजिट ग्रोथ मेंटेन की है 80s में, बट उन्होंने अभी कुछ उनके ग्रोथ पैटर्न में काफी स्लो डाउन आया आफ्टर 1980s। फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान ग्रोथ रेट हैज डिक्लाइंड। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिया ने और पाकिस्तान दोनों ने ही इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी पे फोकस किया था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे फोकस किया था कि हम खुद प्रोड्यूस करेंगे, हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कराएंगे। यहाँ पर हमने काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस की थी। आपने ये रीड किया कि किस तरीके से हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसीज बनाई, बट वहां पर भी हम फेल हुए, हमें बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिली क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज है बट वी डोंट हैव दैट मच लिटरेसी और एजुकेशन इन द इकोनॉमी कि लोग उसको यूज कर सके। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए जो हमारे पास नहीं है, और आज हमें वो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करानी ही पड़ रही है। ठीक है, अब हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। फर्स्ट इट वाज अबाउट एग्रीकल्चर, दैट इज प्राइमरी, सेकंड इज एग्रीकल्चर एंड थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो चाइना ने अपना ग्रोथ रेट मेंटेन किया है इस सेक्टर में 1990 में, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने इसमें पॉजिटिव ग्रोथ ऑब्जर्व की है। इंडिया में ये फेस किया गया है कि हमने तीनों सेक्टर्स में से अगर किसी सेक्टर में ग्रोथ ऑब्जर्व की है या हम ग्रोथ पाथ पर चले हैं तो दैट वाज द सर्विस सेक्टर। उसका कंट्रीब्यूशन हमारी ग्रोथ में काफी अच्छा रहा है, हमारे टर्शरी सेक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं कि हम कहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ह्यूमन डेवलप होगा, स्किल्स आएंगे, नॉलेज आएगी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें तो इन 2019 की बात कर रहे हैं, HDI फॉर इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान वाज एस्टिमेटेड टू बी 0.64, 0.76 एंड 0.55। तो तीनों में देखा जाए तो इंडिया का 0.64 है, चाइना का 0.76 एंड पाकिस्तान का 0.55। लोएस्ट है और चाइना का हाईएस्ट है। मोस्टली हमने ये ऑब्जर्व किया है कि अमंग ऑल द 3 कंट्रीज सबसे हाई अगर हम ग्रोथ में कहें या डेवलपमेंट में कहें तो चाइना इज ऑन द टॉप। और 80s के बाद ऑब्जर्व किया गया है कि पाकिस्तान में सभी प्रोसेसेस में स्लो डाउन आया है, तो डेवलपमेंट में भी चाइना वाज ऑन द टॉप एंड पाकिस्तान वाज ऑन द बॉटम। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो चाइना में लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाईएस्ट है, दैट इज 76.9। हमारे यहाँ पर भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले कम थी और अब वो काफी राइज हो गई है, जो हमारी एक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, बट अमंग द 3 कंट्रीज चाइना की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो सबसे ज्यादा है। अगर स्कूलिंग की बात करते हैं तो वो भी चाइना में सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की जिससे हम जो पुअर पीपल हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, इवन उन्हें भी हमने स्कूल तक लाने की कोशिश की है। सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया, बहुत सारी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की। ये सभी जो इन्वेस्टमेंट है, प्लानिंग है, जो बजट बनाती है गवर्नमेंट, वो किसके लिए कर रही है? इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। बट अगर कंपेयर करते हैं तो चाइना हम तीनों कंट्रीज में सबसे टॉप पे चला है इन सभी एक्टिविटीज में, इन सभी इंडिकेटर्स में। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया था, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, HDI, स्कूलिंग। इसके बाद हमारे 2 पॉइंट्स रह गए हैं, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। दिस तो वी हैव डिस्कस्ड कि HDI में चाइना सबसे आगे था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में चाइना का हाईएस्ट था, और स्कूलिंग की अगर बात करें तो वो भी चाइना के सबसे ज्यादा थी। ठीक है, पाकिस्तान की और इंडिया की कम थी, सबसे कम पाकिस्तान की थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, जहां पर जो न्यू बर्थ्स होते हैं, जो 1 ईयर से छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न बेबीज की डेथ रेट होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या शो करता है? जितना कम मोर्टेलिटी रेट होगा उतनी अच्छी हेल्थ कंडीशन होगी, जितना ज्यादा मोर्टेलिटी रेट होगा उतनी बुरी हेल्थ कंडीशन होगी इकोनॉमी की। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये देखा है कि तीनों इकोनॉमी में ये चाइना में सबसे लोएस्ट था और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा था। यहाँ पर पाकिस्तान लोएस्ट था, यहाँ पर लोएस्ट था, यहाँ पर लोएस्ट था। इन्फेंट मोर्टेलिटी में पाकिस्तान सबसे हाई था और चाइना यहाँ पर सबसे लोएस्ट था। तो हर कंडीशन में टॉप पे रहना अच्छी बात नहीं होती, जो चाइना ने यहाँ पर फील किया। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं यहाँ पर
29 women die, whereas in India and Pakistan अगर रेट देखें तो 133 और 140 था, वो 29 था, हमारे यहाँ पर 133 और 140 था, जो बहुत ज्यादा था कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की जो बर्थ देते टाइम मदर्स की डेथ हो जाती है, दैट वाज अ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। यहाँ पर भी चाइना का रेट सबसे कम था। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। ये क्विक ओवरव्यू था कि किस तरीके से तीनों इकोनॉमीज डिफरेंट पाथ पर चली हैं, आपको ये समझाने की कोशिश की गई है। बहुत सारी फिगर्स हैं, बहुत सारे परसेंटेजेस ईयर्स गिवन है। इफ पॉसिबल आप याद रखेंगे, इसमें आपका टेबुलर क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको टेबल बनाकर दे देंगे, उसमें आपने सारे पैटर्न्स को एक्सप्लेन करना है। और अगर आपकी एक्सप्लेनेशन कोई आती है, आपको कोई ईयर या कोई परसेंटेज एग्जैक्ट याद नहीं रहती है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द रॉन्ग फिगर्स आप एक्यूरेट फिगर्स मत लिखिए। आप लिख सकते हैं कि चाइना हैज अ हाईएस्ट ग्रोथ रेट, पाकिस्तान हैज अ लोएस्ट ग्रोथ रेट, तो यू कैन यूज टर्म्स लाइक हाई एंड लो, कंपैरिजन कर रहे हैं। और इफ पॉसिबल अगर आप परसेंटेजेस लर्न कर सकते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड। गेटिंग माय पॉइंट? तो एग्जाम में अपना जब भी अटेम्प्टेशन करना है, फोकस करके करना है, अच्छे से करना है, मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। तो इफ यू फाइंड इट यूजफुल, go follow.